दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी और बहुत ही कह सकते हैं दिल को सुकून देने वाली एक कहानी है। कहानी सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके अलावा दोस्तों कहानी के माध्यम से आपको एक लाइफ को देखने का, जीवन को देखने का एक नया नज़रिया मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द कॉबलर्स ग्रीड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? COBBLER कॉबलर का मतलब है मोची, और यहाँ एपेस्ट्रॉफी एस है जिसका अर्थ होता है का की के। जब आप किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं पजेसिव केस के लिए तो एपेस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया जाता है। GREED ग्रीड का मतलब होता है लालच। तो क्या अर्थ हुआ? द कॉबलर्स ग्रीड मतलब कि मोची का लालच। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं से पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट करें। और उसके अलावा यदि कहानी आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। A cobbler had set up his small shop near a rich man's villa in the village। क्या मतलब हुआ दोस्तों? इस वाक्य में हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है आया था, गया था, चुका था। इस तरह के वाक्य जहाँ पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाता हो वहाँ हेड और थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। इस तरह के वाक्यों को पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? अ कॉबलर मतलब एक मोची ने हैड सेटअप हिज स्मॉल शॉप अपनी एक छोटी दुकान को लगाया हुआ था नियर अ रिच मैंस विला एक अमीर आदमी के विला मतलब एक अमीर आदमी के विला कह सकते हैं, एक कोई कोठी वगैरह, एक अमीर आदमी की कोठी के पास इन द विलेज गांव में। तो क्या अर्थ हुआ इस पूरी लाइन का कि मतलब एक मोची ने अपनी एक छोटी दुकान को एक अमीर आदमी की कोठी के पास में लगाया हुआ, गाँव में लगाया हुआ था। आगे देखिए, वाइल एट वर्क, वाइल मतलब दौरान, वाइल एट वर्क मतलब काम के दौरान, द कॉबलर ऑलवेज कैप्ट ऑन सिंगिंग हाइम्स। दोस्तों हाइम का मतलब होता है भजन, और कैप्ट का यूज़ किया गया जब हम पास्ट में कुछ ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर ये दिखाते हैं पास्ट में कोई क्रिया होती रहती थी या होती रही, तो वहाँ पर कैप्ट के साथ वर्क की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? वायलेट वर्क मतलब काम के दौरान, द कॉबलर ऑलवेज कैप्ट ऑन सिंगिंग मतलब मोची हमेशा गाता रहता था, हाइम्स भजन गाता रहता था, इन प्रेज ऑफ गॉड मतलब कि ईश्वर की प्रशंसा में। द रिच मैन नेवर केयर्ड फॉर द हाइम्स, और ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। और जब आप पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाता है, लेकिन यदि आप नेवर का प्रयोग करते हैं तब आपको वहाँ सेकेंड फॉर्म का ही यूज़ करना होता है। केयर का मतलब किसी चीज़ पर ध्यान देना। तो क्या अर्थ हुआ? द रिच मैन नेवर केयर्ड फॉर द हाइम्स मतलब अमीर आदमी ने इस चीज़ की कभी परवाह नहीं की। चलिए आगे देखिए, The rich man went out on a business deal but became sick while he was back at home। क्या अर्थ हुआ? The rich man went out, और ये पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म went। The rich man went out on a business deal मतलब जो अमीर व्यक्ति था वो एक बिजनेस डील के लिए मतलब एक व्यापारिक सौदे के लिए बाहर गया। बट बिकेम सिक, बिकम मतलब बनना, सेकंड फॉर्म बिकेम, बट बिकेम सिक, सिक मतलब बीमार, लेकिन वो बीमार हो गया। वाइल ही वॉज बैक एट होम मतलब जिस दौरान वो, वाइल बिकेम सिक वाइल ही वॉज बैक एट होम और वो घर वापस आ गया। आगे देखिए, मैनी डॉक्टर्स एंड हेल्थ एक्सपर्ट्स वर कंसल्टेड बट देयर वॉज नो रिलीफ। दोस्तों यहाँ पर देखिए वर्क के साथ
थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। कंसल्ट का मतलब होता है किसी से विचार विमर्श करना, और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब हम पास्ट में कोई वाक्य बनाते हैं जहाँ वॉज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इस तरह के वाक्यों को पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, मैनी डॉक्टर्स मतलब कई डॉक्टर्स को, एंड हेल्थ एक्सपर्ट्स, और जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं मतलब जो स्वास्थ्य से जुड़े एक्सपर्ट्स थे उनसे वर्क कंसल्टेड, उनसे विचार विमर्श किया गया। बट देयर वॉज नो रिलीफ, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। रिलीफ मतलब आराम, कोई भी आराम नहीं हुआ। द मैन वॉज वेरी वरीड, वरीड मतलब चिंतित, जो आदमी था वो बहुत चिंतित हो गया। एज जैसे कि ही वॉज ग्रेजुअली बिकमिंग इमोबाइल। दोस्तों इमोबाइल को आप नोट कर लीजिए। इमोबाइल एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है ना, जब कोई व्यक्ति हिल डुल ना सके उसे इमोबाइल कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि जो आदमी था वॉज वेरी वरीड, वो बहुत चिंतित हो गया, क्योंकि ही वॉज ग्रेजुअली बिकमिंग इमोबाइल, धीरे धीरे वो इमोबाइल हो रहा था, मतलब धीरे धीरे वो हिल डुल नहीं पा रहा था। चलिए आगे देखिए। वन डे, एक दिन, वाइल लाइंग ऑन इज बेड, वाइल का मतलब दौरान, वाइल लाइंग ऑन इज बेड मतलब अपने बेड पर लेटे होने के दौरान, लाई का मतलब लेटना, पड़े होना। ही हर्ड द कॉबलर सिंगिंग हाइम्स, उसने सुना, क्या सुना, हियर मतलब सुनना, सेकंड फ्रॉम हर्ड, उसने सुना द कॉबलर सिंगिंग हाइम्स की जो कॉबलर है मोची है वो भजन गा रहा है, इन प्रेज ऑफ गॉड, भगवान की प्रशंसा में। ही वॉज इंजॉइंग द हाइम्स, इंजॉय का मतलब होता है आनंद लेना, और ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है जहाँ वॉज वर्ग के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ही वॉज इंजॉइंग द हाइम्स फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब वह इन हाइम्स का, भजनों का पहली बार, फर्स्ट टाइम इन इज लाइफ मतलब अपने जीवन में पहली बार वो इन भजनों का आनंद ले रहा था। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। ही फेल्ट अ ग्रेट रिलीफ, दोस्तों फील मतलब महसूस होना, सेकंड फॉर्म फेल्ट। ही फेल्ट अ ग्रेट रिलीफ मतलब धीरे धीरे उसे बहुत ज़्यादा आराम महसूस हुआ। एंड हैड ए फीलिंग, और उसको इस तरह की फीलिंग हुई, इस तरह की भावना आई, एज जैसे कि इफ़ ही वॉज इन कम्युनिकेशन विद गॉड, जैसे कि वो ईश्वर के साथ, भगवान के साथ ही वॉज इन कम्युनियन विद गॉड, की ईश्वर के साथ वो बातचीत में है और ईश्वर के साथ किसी भी प्रकार के वो संपर्क में है, ऐसा उसको महसूस हुआ। चलिए आगे देखिए। दिस वेंट ऑन फॉर सम टाइम, और ये जो चीज़ थी वो कुछ समय तक चलती रही। एंड ही फेल्ट एज इफ़ ही नेवर हैड एनी सिकनेस, और उसे ऐसा लगा, ऐसा महसूस हुआ एज जैसे कि इफ़ ही नेवर हैड एनी सिकनेस, की कभी उसे कोई भी बीमारी नहीं थी। चलिए आगे देखिए। दिस कंटिन्यूड फॉर मैनी डेज, और ये जो चीज़ थी वो चलती रही फॉर मैनी डेज, कई दिनों तक चलती रही। हिज हेल्थ स्टार्टेड इम्प्रूविंग, दोस्तों ये जो वाक्य है यहाँ स्टार्टेड के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है। जब आप पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य की टेल पर लगा लगी जैसे शब्द आएंगे तो स्टार्टेड के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए वाक्य है वह दौड़ने लगा, खेलने लगा, उछलने लगा, जाने लगा, तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद स्टार्टेड फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, तो क्या अर्थ हुआ, हिज हेल्थ स्टार्टेड इम्प्रूविंग मतलब उसका जो स्वास्थ्य था, जो उसकी सेहत थी, स्टार्टेड इम्प्रूविंग, वो सुधरने लगी। वन डे, एक दिन, ही कॉल्ड द कॉबलर एंड सेड, कॉल मतलब बुलाना, वन डे ही कॉल्ड द कॉबलर एंड सेड, एक दिन उसने मोची को बुलाया और कहा द डॉक्टर्स वर अनेबल टू क्योर मी, दोस्तों अनेबल का मतलब था असमर्थ होना, तो उसने क्या कहा, और आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। क्योर का मतलब होता है किसी का इलाज करना, निदान करना। द डॉक्टर्स वर अनेबल टू क्योर मी मतलब डॉक्टर जो थे वो मेरा इलाज करने में, मेरा निदान करने में असमर्थ थे। बट योर हाइम्स, लेकिन जो आपके भजन हैं, हैव डन वंडर्स टू माई सिकनेस, उन्होंने मेरी बीमारी पर चमत्कार किया है। वंडर मतलब उन्होंने एक अद्भुत चमत्कार किया है। हेयर इज़ 1000 बाई वे ऑफ रिवॉर्ड, और ये हैं 1000 रुपये बाई वे ऑफ रिवॉर्ड, एक इनाम के तौर पर। द कॉबलर वॉज टू हैप्पी, द कॉबलर वॉज टू हैप्पी टू एक्सेप्ट द मनी, जो कॉबलर था वॉज टू हैप्पी, वो बहुत खुश हो गया, टू एक्सेप्ट द मनी, पैसों को स्वीकार कर, एंड गो बैक टू हिज होम, और वो घर वापस चला गया। अ हैप्पी मैन मतलब एक खुश होके, खुशनुमा आदमी की तरह वो घर वापस चला गया। आगे देखिए। बट एक्सेप्टिंग 1000 रुपीज़ क्रिएटेड अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर द पुअर कॉबलर, क्या अर्थ हुआ, बट एक्सेप्टिंग 1000 रुपीज़, लेकिन जो 1000 रुपये स्वीकार करने की ये जो प्रक्रिया थी, क्रिएटेड अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम, क्रिएट मतलब उत्पन्न करना, उसने एक जो समस्याओं की जो एक श्रृंखला थी उसको उसने उत्पन्न कर दिया, पैदा कर दिया, फॉर द पुअर कॉबलर, इस गरीब
मोची के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि ये जो 1,000 रुपये स्वीकार करने की जो प्रक्रिया थी, इसने इस गरीब मोची के लिए एक कह सकते हैं समस्याओं की श्रृंखला को उत्पन्न कर दिया, पैदा कर दिया। ही कुड नॉट मेक आउट वेयर टू कीप दैम सेफ। और दोस्तों कुड नॉट का यूज़ जब किया जाता है जब आप पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वाक्य की टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द आते हैं। और जब नेगेटिव वाक्य बनाने हो तो कुड के साथ नॉट का यूज़ किया जाता है। और मेक आउट को आप नोट कर लीजिए, मेक आउट का मतलब होता है किसी चीज़ का पता लगाना। तो क्या अर्थ हुआ, ही कुड नॉट मेक आउट मतलब है इस बात को नहीं समझ सका, नहीं पता लगा सका। वेयर टू कीप दैम सेफ कि वो उन पैसों को, दैम मतलब पैसों के बारे में बात हुई, वेयर टू कीप दैम सेफ कि वो उन्हें कहाँ सुरक्षित रखे। और वॉट गुड्स टू बाय और वो क्या चीज़ें खरीदें, फ्रॉम सो मच मनी इतने अधिक पैसों से। ही हैड रेस्टलेस नाइट्स, दोस्तों रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन। ही हैड रेस्टलेस नाइट्स और जो उसकी रातें थी वो बेचैन हो गई। विदाउट स्लीप बिना नींद के। ही स्टॉप्ड गोइंग फॉर वर्क, ही स्टॉप्ड गोइंग फॉर वर्क उसने काम पर जाना छोड़ दिया, बंद कर दिया। एंड लॉस्ट हिज ओल्ड कस्टमर्स और उसने जो उसके पुराने ग्राहक थे, कस्टमर्स थे पुराने जो उसके ग्राहक थे, उनको उसने गंवा दिया। चलिए आगे देखिए। द रिच मैन नो लॉन्गर हैड द म्यूजिक ऑफ हाइम्स। अब ये जो अमीर आदमी था, हैड नो लॉन्गर हैड द म्यूजिक ऑफ हाइम्स, उसके पास और अब संगीत नहीं था इन भजनों का। हिज कंडीशन स्टार्टेड वर्जनिंग और जो उसकी हालत थी वो दोबारा स्टार्टेड वर्जनिंग, वो खराब होने लगी। द कॉबलर वैन टू द रिच मैन, गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वैन। द कॉबलर वैन टू द रिच मैन मतलब मोची गरीब अमीर आदमी के पास गया। एंड सैड और कहा, प्लीज़ टेक बैक द मनी। दोस्तों टेक का मतलब लेना, बैक मतलब वापस। तो क्या अर्थ हुआ, उसने क्या कहा, प्लीज़ टेक बैक द मनी यू गेव मी एज रिवॉर्ड। तो उसने क्या कहा, यहाँ से देखते हैं कि जो कॉबलर था, मोची था, वो अमीर आदमी के पास गया और उसने कहा प्लीज़ टेक बैक द मनी यू गेव मी एज रिवॉर्ड मतलब कृपया जो पैसे आपने मुझे इनाम के तौर पर दिए वो आप वापस ले लीजिए। आई हैव फॉरगॉटन सिंगिंग हाइम्स इन प्रेज ऑफ गॉड। दोस्तों यहाँ देखिए हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना और फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन और ये थर्ड फॉर्म है। और तो जब किसी भी वाक्य में हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है इस तरह का वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। जब आपका सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू, दे या प्लूरल तो आपको हैव का यूज़ करना है। और जब सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन तो हैज़ का यूज़ करना है। तो यहाँ रूल के अकॉर्डिंगली आई के साथ हैव का यूज़ किया गया। तो उसने क्या कहा, आई हैव फॉरगॉटन मैं भूल गया हूँ। सिंगिंग हाइम्स इन प्रेज ऑफ गॉड मतलब मैं ईश्वर की प्रशंसा में भजनों को गाना भूल गया हूँ, भूल चुका हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देता हूँ। मैं आपको एक प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य देता हूँ तो आप उसे बनाएं और कमेंट में शेयर करें। चलिए आप उसे ज़रूर नोट कर लीजिए। मैं खाना खा चुका हूँ। आई रिपीट द सेंटेंस, मैं खाना खा चुका हूँ। तो दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। अब आप एक और वाक्य लिखिए जो ये नेगेटिव का वाक्य होगा। उसने खाना नहीं पकाया है। आई रिपीट द सेंटेंस, उसने खाना नहीं पकाया है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको दो वाक्य दिए हैं, दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट के हैं। एक अफर्मेटिव है, एक नेगेटिव है। आप इन दोनों को बनाएं और कमेंट में बताएं। चलिए आगे देखिए। आई हैव लॉस्ट माई कम्यूनियन विद माई मास्टर। तो उसने क्या कहा कि जो मेरा मास्टर का मतलब होता है मालिक होता है। आई हैव लॉस्ट माई कम्यूनियन विद माई मास्टर मतलब मैंने अपने मालिक के साथ जो मेरा संपर्क है उसको मैंने खो दिया है। द कॉबलर लेफ्ट द मनी विद द रिच मैन। जो कॉबलर था, मोची था, उसने उन पैसों को अमीर आदमी के पास छोड़ दिया। एंड केम बैक टू हिज शॉप और वो अपनी दुकान पर वापस आ गया। आगे देखिए। वंस अगेन फिर एक बार, हिज बिजनेस वॉज एज यूजुअल। जो उसका बिजनेस था वॉज एज यूजुअल। एज यूजुअल का मतलब था सामान्य, फिर वो सामान्य हो गया हमेशा की तरह जैसा था। एंड ही डिड हैव गुड नाइट स्लीप और उसको फिर अच्छी रातों की नींदें आने लगीं, रातों में अच्छी नींदें आने लगीं। आगे देखिए। टू मच मनी हैड मेड हिम लूज हिज पीस ऑफ माइंड। दोस्तों ये जो वाक्य है देखिए बड़ा छोटा सा वाक्य है लेकिन ये पूरी कहानी का ही एक तरह से समझ लीजिए मॉरल है। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो
बड़ी ही छोटी लाइनों में कहते हैं, एक रीड बिटवीन द लाइन आपने इस फ्रेज को सुना होगा कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कई बार, बड़ी छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े एक तरह से कह सकते हैं चेंजेस लेकर आती हैं। तो ये भी वही लाइन है जो एक बड़ी छोटी सी लाइन के माध्यम से जीवन की एक बहुत बड़ी सीख को बताती है। चलिए आप इसकी मीनिंग को देखिए, फिर मतलब को भी समझते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? वंस, यहाँ से टू मच मनी हैड मेड हिम लूज हिज पीस ऑफ माइंड, मतलब टू मच मनी मतलब जो पैसे, इतने सारे जो पैसे थे, हैड मेड हिम लूज हिज पीस ऑफ माइंड, उसने उसके जो पीस ऑफ माइंड था उसको उसने गंवा दिया था इन ज़्यादा पैसों के कारण। तो दोस्तों ये जो लाइन है बहुत ही ज़्यादा अच्छी लाइन है। जब किसी भी चीज़ की अधिकता होती है तो जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां ही देती है। चलिए आगे देखिए। मे बी द रिच मैन टू हैड लर्न अ लेसन, शायद जो ये रिच मैन था, अमीर आदमी था, टू हैड लर्न, और दोस्तों हैड के साथ थर्ड फॉर्म में लर्न मतलब सीखना, थर्ड फॉर्म लर्न, हैड लर्न अ लेसन। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि शायद जो अमीर आदमी था वो भी एक नया सबक सीख चुका था। हैड लर्न अ लेसन, वो भी एक सबक सीख चुका था। अर्निंग मनी इज़ अ नेसेसिटी बट इन दिस प्रोसेस वी मस्ट नॉट फॉरगेट टू थैंक गॉड फॉर ऑल द मर्सीज ही हैज़ बेस्टोड ऑन अस। चलिए दोस्तों इसको भी देख लेते हैं, बहुत अच्छी लाइन है। अर्निंग मनी इज़ नेसेसिटी, नेसेसिटी का मतलब था आवश्यकता। तो आप इसकी क्या मीनिंग हुई? अर्निंग मनी इज़ ए नेसेसिटी मतलब कि जो पैसों को कमाना है, मतलब पैसा कमाना एक आवश्यकता है। बट लेकिन इन दिस प्रोसेस, लेकिन इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में, वी मस्ट नॉट फॉरगेट टू थैंक गॉड, हमें अवश्य ही ईश्वर की प्रशंसा करना, ईश्वर को धन्यवाद बोलना नहीं भूलना चाहिए। फॉर ऑल द मर्सीज मतलब उन सारी दयाओं के लिए, मर्सी के लिए, दया के लिए। ही हैज़ बेस्टोड ऑन अस, जो उसने हम पर की हैं। तो दोस्तों इसका यहाँ से आपको मतलब समझ ही आ गया होगा कि पैसे कमाने की जो आवश्यकता है, जो पैसा है वो कमाना एक आवश्यकता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि पैसों के बिना जीवन का कोई भी काम करना संभव नहीं है। तो पैसे कमाना एक तरह की आवश्यकता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रोसेस में हमें ईश्वर का धन्यवाद करना कभी भी नहीं भूलना चाहिए, जो उन्होंने हम पर इतनी सारी दयाएं की हैं उस चीज़ के लिए। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए आज मैं कहानी को लेके आया था, क्योंकि कुछ कहानियाँ होती हैं जो न सिर्फ इंग्लिश को ही इम्प्रूव करती हैं, उसके अलावा जीवन में कुछ अच्छा और पॉजिटिव चीज़ भी लेकर आती हैं। तो दोस्तों यदि कहानी सुनकर वाकई में आपको अच्छा लगा हो, आपके मन को सुकून मिला हो, तो आप कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताएँ। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे एंड बाय।